आज भी दारिम मेरे लिए अपने हाथों से गर्म दूध लाया था। उसकी इस बात में मेरा सेरों खून बढ़ जाता था। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है ये सोच के मैं निहाल हो जाती थी, और मैं भी उतनी ही मोहब्बत करने लगी थी दारिम से। एक वक्त था जब मैं उससे सख्त नफरत किया करती थी, लेकिन उसने मेरी नफरत को मोहब्बत में बदल डाला। हमारी शादी को 4 साल होने को आए थे, लेकिन हम अब तक औलाद की नेमत से महरूम थे। पिछले 2 माह से दारिम रोज रात को सोने से पहले मुझे गर्म दूध में देसी घी मिलाकर देता था। उसने किसी से सुना था कि ये पीने से औरत को बआसानी हमल हो जाता है। उसके कहने पे मैं भी खुशी खुशी वो दूध पी लिया करती थी। हालांकि मुझे दूध ज्यादा पसंद नहीं था, मगर अपने शौहर की मोहब्बत देखकर मैं वो पी लिया करती थी। दूध पीते ही मेरे मैदे में एक अजीब सा दर्द उठा करता था, मगर ये बात मैंने आज तक नहीं बताई थी दारिम को। मैं खुद भी चाहती थी कि मैं जल्द अज जल्द माँ बन सकूं, लेकिन अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। पहले तो बस मैदा खराब होता था, मगर अब चक्कर भी आने लगे थे, और रोज मुझे अपना पेट भी पहले से बड़ा हुआ लगता था। मैंने 1 हफ्ता पहले मजबूरन दारिम से कहा कि मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। मगर उन्होंने इस बात पे कोई ध्यान न दिया और उल्टा मुझे समझाने लगे, देखो अमन, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तुम देसी घी और खालिश दूध के आदी नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत में गड़बड़ महसूस होने लगी है। बस आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाओगी। वो बड़े प्यार से मुझे समझाकर ऑफिस चले गए और मैं बस दिल महसूस कर रह गई। आखिर मैं कैसे समझाती उनको कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ रहने लगी थी। अब घर में कोई औरत भी ना थी कि मैं उनसे कुछ पूछ लेती। सास ससुर गांव में रहते थे। दारिम की जॉब लगी थी तो तब से वो इसी शहर में रहते थे। मैं इसी घर में ब्याह कर आई थी। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी बहन की कॉल आ गई, जो कि इंग्लैंड में रहती थी। कभी कभी उससे बात हो पाती थी। आज मैंने उसको बता दिया कि काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। मेरी बात सुनकर वो अचानक खुशी से चिल्लाई, एमन, मुझे तो लगता है कोई गुड न्यूज है। ऐसा तो प्रेगनेंसी में ही होता है। वो बहुत खुश लग रही थी। उसकी बात सुनकर मैं भी खिल उठी थी। तुम सच कह रही हो ना राबिया? अरे 100% सच कहती हूँ, बस तुम आज ही गायनेकोलॉजिस्ट से चेक करवा लो। उसने बहुत सी एहतियाती तदाबीर बताई और मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाने को कहा। आज मैं बहुत खुश थी और जल्दी से तैयार होकर दारिम को कॉल करने ही वाली थी कि उनका मैसेज आया। जानमन, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में बॉस के साथ इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, और हाँ, दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर लिया करो। उसका मैसेज पढ़कर मेरा सारा मूड ऑफ हो गया। एक तो मैं इस बॉस से बड़ा तंग थी। जहां भी जाना होता दारिम को ही लेकर जाता था। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ देर सोचती रही, फिर अपना बैग उठाकर घर को अच्छे से लॉक करके बाहर आ गई। चंद कदम के फासले पे ही मेन रोड था। मैंने रिक्शे को इशारा दिया तो वो रुक गया और मैंने उसे करीबी हॉस्पिटल का पता बताया। कुछ देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। कुछ देर वेटिंग एरिया में बिठाने के बाद मेरा नंबर आ गया। डॉक्टर को मैंने सब कुछ बताया तो वो मुस्कुराने लगी। लगता तो यही है मिसेज एमन कि वाकई में कोई गुड न्यूज है, मगर मुझे आपका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और कुछ टेस्ट भी करवाने होंगे। डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेटने का इशारा करते हुए कहा, ओके डॉक्टर, जैसा आप कहें। मैं खुशी खुशी लेट गई। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने लगी थी, लेकिन अचानक डॉक्टर की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पे एक अजीब सा तासुर आने लगा था। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा और जो कुछ बताया वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं आजाद माहौल में पली बढ़ी थी। अपने पापा की बेहद लाडली थी और इस लाड प्यार ने मुझे काफी हद तक बिगाड़ भी दिया था। मम्मी मुझे बहुत समझाया करती थी कि अगर घर भी जाना है कुछ तो रंग ढंग सीख लो, मगर मुझ पे कुछ असर न होता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। वो कई साल से इंग्लैंड में रहती थी। भाई कोई था नहीं, इससे मैं कुछ ज्यादा ही खुदसर हो गई थी। दारिम मेरे ताया का इकलौता बेटा था और गांव से तालीम हासिल करने की खातिर शहर आया हुआ था। लेकिन मैंने पापा को साफ साफ कह दिया, पापा इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर यह लड़का। पापा बहुत परेशान थे। देखो मेरे बेटे, जिद छोड़ दो। वो बेचारा तुम्हें क्या कहता है? अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरे घर के होते हुए वो किसी हॉस्टल में रहे। पापा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन मैं एक ही शर्त पे मानी थी कि दारिम अनेक्सी में रहेगा। पापा ने मेरी शर्त मान ली और अनेक्सी दारिम के लिए सेट करवा दी। मुझे ना जाने क्यों दारिम से सख्त नफरत सी महसूस होती थी। हालांकि वो इंतहाई खुश मिजाज और टैलेंटेड था। मैं हर वक्त उसकी इंसल्ट करने का बहाना ढूंढती रहती थी। कभी उससे अपनी कार साफ करने का कहती, कभी उसे देखकर कहती कि एक गिलास पानी तो देना। इस तरह से मैं उसे नीचा दिखाना चाहती थी कि वो मेरे लायक नहीं है, और वो चुपचाप सब बर्दाश्त करता रहता था, कभी उफ तक ना करता था। अरे आप सबको तो ये बताना ही भूल गई थी कि मैं उससे नफरत क्यों करती थी। मैं उससे इसलिए नफरत करती थी कि वो मेरा मंगेतर था। बचपन में ही मेरी उससे मंगनी कर दी गई थी और जब से मुझे ये बात मालूम हुई थी तब से मैं अंगारों पर लौट रही थी। मुझे अपने तालीम याफ्ता वालिदैन से ये तवक्को हरगिज ना थी कि वो इस तरह की बेवकूफ़ी भी कर सकते थे। भला कौन आजकल बच्चों की मंगनियां करता है बचपन में।
यही उससे नफरत की वजह थी और मैं चाहती थी कि वो खुद मुझसे नफरत करने लगे और इस रिश्ते से इनकार कर दे। मैंने जब पापा से बात की थी तो उस दिन उन्होंने मुझे बस एक ही बात कही थी, अगर तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और उनकी ये धमकी सुनकर मैं भूत बनी बस उनको देखती रही। रो रो कर मैंने बुरा हाल कर लिया था मगर किसी को फर्क पड़ा था। तब से मैं दारेम से जान छुड़वाना चाहती थी और नित नए मंसूबे बनाती रहती थी इसके लिए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी तदाबीर उल्टी पड़ गई। उस दिन मैं घर पे अकेली थी और सख्त बोर हो रही थी। ऐसे में मेरी दोस्त टीना की कॉल आई कि वो मुझे पिक करने आ रही है शॉपिंग के लिए। उसकी बात पे मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी का राज था। मैं गेट से बाहर टीना का इंतजार कर रही थी कि अचानक एक कार मेरे सामने आकर रुकी और चंद ओबाश लड़कों ने मुझे घेर लिया। इससे पहले कि मैं शोर मचाती वो लोग मुझे अपनी कार में जबरदस्ती बिठा चुके थे। एक लड़के ने मुझे एक कपड़ा सुखाया। इसके बाद मुझे चक्कर आने लगे और मुझे कुछ होश न रहा। जब मुझे होश आया तो मैं एक तंगो तारीख कमरे में थी। झलंगा सी चारपाई में मुझे लिटाकर बांध दिया गया था। वहां इतनी सख्त बदबू थी कि मुझे उल्टी आने लगी। मेरे साथ क्या हो गया था अचानक और अब मैं कहाँ थी? मुझे कुछ इल्म ना था। मम्मी पापा एक जानने वाले के यहाँ अफसोस पे गए हुए थे और वो रात को देर से लौटते। जब तक मेरा कोई पुरसाने हाल ना होता, किसी को इल्म ना होता मैं घर पे नहीं हूँ। बस मैं खुदा का शुक्र अदा करती थी कि मेरी इज्जत महफूज थी। एक उधेड़ उम्र औरत कमरे में आकर मुझे खाना पानी दे जाया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो चुके थे। मैं ये तो समझ चुकी थी कि मुझे अगवा इसलिए किया गया था ताकि पापा से रकम का मुतालबा किया जा सके। लेकिन अब तक ये लोग पापा से राब्ता क्यों नहीं कर रहे थे? मैं रोती रही, उस औरत को वास्ते देती कि मुझे जाने दो, तुम लोगों को जितना चाहिए मैं दूंगी। मगर वो औरत अपना मुंह कभी न खोलती थी। इसी तरह 15 दिन गुजर गए और एक दिन अचानक पुलिस ने उनके अड्डे पे छापा मारा और मुझे बाजियाब करवा लिया। वहां 4 लड़के और 2 औरतों का गिरोह था जो अगवा बराए तावान किया करते थे। दूसरी औरत को देखकर ही मैं पहचान चुकी थी। वो 1 साल पहले हमारे घर में काम किया करती थी। फिर एक दिन अचानक वो चली गई थी। बाकी के लोगों को मैं नहीं जानती थी। पुलिस ने मेरे साथ साथ चंद और लोगों को भी बाजियाब करवाया था। मैं घर पहुंचकर पापा के सीने से लगी रो रही थी। उस वक्त आधा खानदान हमारे घर में था। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं ये रश देखकर बिदक गई थी। पापा, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निकालें इनको यहाँ से। मैं अचानक चिल्लाई थी, क्यों आए हो तुम सब यहाँ पे मेरा तमाशा देखने के लिए? मैं सख्त तैश में आ गई थी और रोए जा रही थी। मेरी दोस्तों ने मुझे संभाला और कमरे में ले जाने लगी। रस्सी जल गई, मैं गड़बड़ नहीं क्या? एक औरत की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने मुड़कर देखा। क्या कहा? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अरे सच ही तो कहती हूँ, इतने दिन घर से बाहर रहकर आई है, वो भी ना जाने कितने मर्दों के साथ, और अभी बेहया बन के हम पे चिल्ला रही है। वो औरत मेरी खाला की सास थी। हाँ बहन, इनकी तो दीदों का पानी ही मर गया है। बजाय सर झुकाकर शर्मिंदा होने के उल्टा हम पर ही भड़क रही है। अरे इसका क्या भरोसा, खुद गई होगी लड़कों के साथ। हाँ बहन, वरना तो शर्म से डूब चुकी होती अब तक। जितने मुंह उतनी बातें। हर औरत मेरे किरदार के बखिए उधेड़ने में लगी हुई थी। उनकी बातें सुनकर मुझे जोर का चक्कर आया और मैं जमीन पर आ गिरी। मेरा अगवा होना और 15 दिन तक घर से बाहर रहना मेरे किरदार पे दाग की तरह फिट कर दिया गया। कोई मेरी बातों का यकीन नहीं कर रहा था। पापा की कमर टूट चुकी थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए मेडिकल चेकअप का भी मशवरा देने लगे खानदान वाले। मैं बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। 1 माह के दौरान मैं बहुत बदल चुकी थी। मेरी खुदसरी दम तोड़ चुकी थी। मुजरिम ना होते हुए भी मुआशरे ने मुझे मुजरिम बना डाला था। मैंने अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया था। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझे मेरे निकाह की खबर दी। उनकी बात पे मैं चौंकी जरूर, मगर बज़ाहिर खामोश रही। ऐमन मेरी बच्ची, अब यही एक रास्ता रह गया है लोगों का मुंह बंद करने के लिए। कल तुम्हारा निकाह होगा सादगी से, बस घर वाले ही शामिल होंगे। मैंने बस एक सवाल किया, किससे हो रही है मेरी शादी? और पापा ने वही नाम बताया, दारेम। हमारा निकाह हो चुका था और मैं दारेम के घर पे आ चुकी थी। उससे कुछ दिन पहले ही शायद ये घर खरीदा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मैंने उससे एक सवाल पूछा, कितनी किस्में दी आपको मेरे पापा ने मुझसे शादी करने के लिए? मेरी बात पे उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। ऐमन, इतना शक मत किया करो। शादी तो मुझे तुमसे ही करनी थी, क्योंकि जब से होश संभाला है तब से तुम्हारी ख्यालात मेरे दिल में आते हैं। और रही बात इस हादसे की, तो मुझे इसका सख्त अफसोस है। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ अमन कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाएगा तो मैं उस उंगली को ही तोड़ दूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला था, वरना मैंने तो सोचा था कि वो गिन गिन कर मुझसे बदले लेगा। हमारी शादी सादगी से हुई थी, मगर हमारा वलीमा इंतहाई धूमधाम से हुआ था। दारिम ने पूरे खानदान को इनवाइट किया था। उसने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था, मगर मुझे कुछ इल्म न था।
वो दोपहर को ही मुझे शहर के सबसे अच्छे ब्यूटी पार्लर में ले गया था और रात को शादी हॉल में जहां सब लोग हम दोनों को खुश देखकर दंग रह गए। जिस तरह वो मुझ पर जान निछावर कर रहा था, खानदान की औरतों को तो आग ही लग चुकी थी। दारेम ने मेरा सर फिर से ऊंचा कर दिया था और पापा भी अब सर उठाकर सबसे मिल रहे थे। कल तक जो नजरें मुझे गुनहगार समझती थीं, अब वो रश्क से मुझे देख रहे थे। मैंने घर आते ही दारीम से अपने रात वाले रवैये की मुआफी मांग ली थी। उसने मेरा दिल जीत लिया था। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और 4 साल बीत गए और चंद माह से दारीम मुझे ये दूध पिला रहा था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। और आज जो कुछ डॉक्टर ने बताया था वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दारीम मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। वो तो मुझ पे जान छिड़कता था। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? सारी रात मैं परेशानी और खौफ से सो ना सकी थी। सुबह के 10 बजे दारीम की फ्लाइट थी और वो वापस आ चुका था। उसके हाथों में फूल थे, वो जो रोज मेरे लिए लाया करता था। उसने आते ही मेरा माथा चूमा और फूल मुझे थमाते हुए कहा, यार मुझे सख्त नींद आ रही है, बहुत थका हुआ हूं। ये कहता हुआ वो कमरे में जा चुका था, लेकिन मैं तो अब भी इसी खौफ में थी। अगर वो मुझसे कोई बदला ले रहा था तो इतने साल ये प्यार का नाटक क्यों किया? मैं वहीं पे बैठकर रोने लगी और फूलों को दूर फेंक दिया। शाम के 6 बजे दारीम कमरे से बाहर आया था और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगा, मगर मुझे उसकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे तो वो बात सुनाई दे रही थी जो डॉक्टर ने बताई थी। डिनर के लिए वो जबरदस्ती मुझे बाहर ले गया था। उसे लग रहा था कि मैं उससे नाराज हूं, मगर मैं अभी उस पर कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। रात को सोने से पहले वो हस्बे मामूल किचन में गया और मैं भी चुपके से उसके पीछे आई थी। दरवाजे की ओर से मैं देखना चाहती थी सब कुछ। दारीम ने दूध गर्म किया और उसमें देसी घी का एक चम्मच डाला और फिर कैबिनेट से एक पैकेट निकाला। पैकेट से एक छोटा सा जार निकाला और उसका 1 चम्मच दूध में मिक्स करने के बाद उसे वैसे ही वो पैकेट संभाल कर रख दिया। मेरा तो दिल धड़कना भूल चुका था, लेकिन जल्दी से मैं हिम्मत करके कमरे में आ गई, वरना दारीम को शक हो सकता था। उसने दूध का गिलास मुझे थमाया। पी लो ऐमन, कल रात भी तुमने नहीं पिया होगा। वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा। मैं उसकी मक्कारी पे हैरत ज़दा थी। इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता है वो? गिलास थाम कर मैंने दारीम से कहा, प्लीज मुझे फ्रिज से चॉकलेट ला दें, दूध पीने से ना जाने क्यों अजीब सा हो जाता है मुंह का जायका। वो मुस्कुराता हुआ उठा, किचन की तरफ जाने लगा। मैंने जल्दी से दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। मेरे हाथ में खाली गिलास देकर उसने मुझे शाबाशी दी। ये हुई ना अच्छी बीवियों वाली बात। लेकिन आज मुझे उसका कोई मजाक, कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरे दिन दारीम के ऑफिस जाते ही मैंने कैबिनेट से वो पैकेट निकाल के देखा। उसमें एक अजीब सा सफूफ भरा था। मैंने उसमें से थोड़ा सा सफूफ निकाला और देसी घी का भी 1 चम्मच निकाल कर अलग किया और लेबोरेटरी पहुंच गई। मुझे इन चीज़ों की जांच करवानी थी कि इनमें क्या था। मैंने डबल पेमेंट की और मुझे कुछ देर में ही रिपोर्ट मिल गई। और जो कुछ रिपोर्ट में लिखा था उससे देखकर मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है। लेकिन रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। शाम को दारीम वापस आया तो मुझे अजीब से हुलिये में देख के हैरत में मुब्तला हो गया। क्या हुआ अमन, ऐसे क्यों पड़ी हो? तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मैंने आज फैसला कर लिया था सब कुछ जानने का। दारीम, आपको मुझसे बहुत नफरत है ना? मैंने कई बार आपकी इंसल्ट की अपने दोस्तों के सामने और सारे घर वालों के सामने। कई बार आप जलील हुए। वो हैरत से मुझे देखे जा रहा था। कल तक मैं इस निदामत से जी रही थी कि मैं बहुत बुरी हूँ और आप जैसे अजीम इंसान को कोई फरिश्ता सिर्फ लड़की मिलनी चाहिए थी, मगर आज मैं मुत्तमिन हूँ कि कम से कम मैंने नफरत में किसी का कत्ल करने का तो नहीं सोचा ना। मैं तहम्मुल से कहती जा रही थी। आज मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। कैसी बातें कर रही हो अमन? वो अभी हैरत अंगेज नजरों से देख रहा था। बस कर दें अब ये सादगी और भोलपन का नाटक। मुझे कत्ल करना चाहते हैं तो अभी मेरा गला घोंट दें। मैं आपकी मोहब्बत में चुपचाप जान दे दूंगी, मगर मेरे एतबार का खून क्यों किया? अब की बार मैं अपने आंसुओं को रोक ना पाई थी। प्लीज अब और कोई सवाल मत देना मुझे। ये रही तुम्हारे उस देसी घी और उस पाउडर की रिपोर्ट जो आज तक मुझे पिलाते रहे हैं। आपके उस जहर ने मेरे पेट में इंतहाई खतरनाक रसोली बना डाली है जो किसी भी वक्त मुझे मौत के मुंह में ले जा सकती है। दारीम हैरत से देखता हुआ मेरे करीब आया और वो रिपोर्ट्स पढ़ने लगा। अमन, क्या हुआ है तुम्हें? सच बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो सख्त परेशान था और मुझे झंझोड़ कर बोला। मैंने गुस्से में आकर उसे सब बता दिया कि मैंने देखा कि दारीम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो उसी वक्त घर से निकल गया था। उसे जाता देखकर मैं एक बार फिर सिसक पड़ी। दारीम रात को वापस आया था और आते ही मुझे सब सच बता दिया, जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। दारीम ने बताया कि चंद माह पहले मेरी कलीग सारा ने मुझे कहा था कि उसका जानने वाला एक हकीम है जो हर किसी को दवा देता है तो उसे औलाद हो जाती है। उसकी बात से मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी और मैं उस हकीम के पास चला गया।
मेरे साथ सारा भी थी। हकीम ने मुझे दवा दी और देसी घी का डब्बा दिया और कहा कि ये दोनों दूध में मिला कर देने हैं। उसने मुझे कहा कि अपनी बीवी को इल्म मत होने दो कि तुम दूध में दवाई भी मिलाते हो। आजकल की लड़कियां देसी दवाओं पे यकीन नहीं रखती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था और मैंने तुम्हें वो दूध पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि सारा और उस हकीम ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे जहर दिया था ताकि सारा मुझे पा सके। इस काम के लिए सारा ने हकीम को 3 लाख रुपए दिए थे। अमन, मैंने जैसे ही रिपोर्ट देखी मैं उसी वक्त पुलिस स्टेशन गया था और उन दोनों को गिरफ्तार करवा कर फिर वापस लौटा हूँ। मेरी जान, अनजाने में क्या करने चला था मैं। वो मुझे थाम कर रो पड़ा था। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ यार, ऐसे ऐसे सोच भी कैसे सकती हो तुम। उसके आंसू मेरे दिल पे पड़ रहे थे। एक बार फिर वो जीत गया था मुझसे। दूसरे दिन ही शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू कर दिया गया। 1 हफ्ते के बाद मेरा ऑपरेशन था। सर्जन ने कहा था कि यह रसौली काफी अरसे से मेरे पेट में थी, मगर इस जहर की वजह से यह अचानक इतनी बड़ी हो गई थी क्योंकि मैं जहर की वजह से अंदर से काफी कमजोर हो चुकी थी। इससे मेरा ऑपरेशन बहुत बड़ा रिस्क था, मगर इसे निकालना भी जरूरी था। ऑपरेशन के 2 दिन तक मुझे बेहोश रखा गया और जब मैं खतरे से बाहर आई तब मुझे हॉस्पिटल के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मेरी हालत कदरे बेहतर थी। मुझे देखकर दारिम ने विक्ट्री का निशान बनाया। हम जीत गए। उससे सरगोशी की। मैं बमुश्किल मुस्कुराई और इस बात में गर्दन हिलाई। आज मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी जिसे दारिम जैसा चाहने वाला शौहर मिला था। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा कांटे बिछाने।